सो सेकेंड पार्ट के अंदर हम यहाँ पे शुरू करेंगे यूनिट 2, जो कि डील करता है विद द रिलेशंस ऑफ द पार्टनर। और यहाँ पर अगर आप देखो तो इंस्टीट्यूट क्या चाहता है, द इंस्टीट्यूट वांट यू टू बी फेमिलियर विद द लीगल प्रोविजंस relating to the relation of a partner, right? And then the scope and the implied authority of a partner to bind the partnership by his act. So basically again म्यूचुअल एजेंसी का जो एक्सटेंट होगा उसको यहाँ पर चेक किया जाएगा कि टू व्हाट एक्सटेंट one partner can make the other partner liable, and then be aware of the various situations in which the constitution of a firm may change. तो यहाँ पर हम चेंज इन पार्टनरशिप पे देखेंगे, एंड जब ऐसा कुछ चेंज होता है तो व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स, learn how the share of a partnership is transferred and what shall be the rights and obligations of such transferee. तो अब अगर आप यहाँ पर देखो relations of a partner, तो ये टॉपिक्स हमें यहाँ पर डिस्कस करना है. That is the mutual rights and the agency, relation of partners with the third partner, then implied authority, correct? ये mutual agency वाला जो मैंने बताया, admission of a partner, liabilities of a third parties, then legal consequences of a partner coming in and going out, correct? तो ये आपने अकाउंट्स में पढ़ा ही होगा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ. ये दो आप यहाँ पर नया पढ़ोगे, एक्सपल्शन एंड द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर. तो चलिए फिर इसको शुरू करते हैं यहाँ पे. तो आप देखो रिलेशन ऑफ अ पार्टनर टू वन अनदर. सो द पार्टनरशिप एक्ट कंटेन्स द वेरियस provisions relating to the partnership of the partners, रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स. एंड सबसे पहला यहाँ पर क्या है, द जनरल ड्यूटी ऑफ द पार्टनर. तो देखो अगर आप पार्टनर बने हो तो आपका जनरल ड्यूटी यहाँ पर क्या रहेगा कि आप वर्क करोगे टू द एडवांटेज ऑफ द फर्म. सो देखो द पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म to the greatest common advantage, correct? And it has to be just and faithful to each other and render the true accounts and full information of all things affecting the firm to any partner or his legal representative. तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है. बेसिकली अगर आपको इसी को जनरल ड्यूटी को बताऊं तो ट्रुथ, इंटेग्रिटी, यहाँ पर इंटेग्रिटी का बात हो रहा है. वो वर्ड को यूज नहीं किया है ट्रुथ एंड इंटेग्रिटी, बट बेसिकली यहाँ पर क्या किया है कि आपको एक दूसरे के लिए फेथफुल रहना पड़ेगा पार्टनर को, और यू विल हैव टू रेंडर द ट्रू अकाउंट्स. अभी रेंडर द ट्रू अकाउंट्स का क्या मतलब है? सो जो भी आपका है, सपोज करो दो पार्टनर्स हैं यहाँ पे जो अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं, दो पार्टनर्स है जो बिजनेस को चला रहे हैं, एक है जो अकाउंट्स को पूरा मेंटेन कर रहे हैं. सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अदर पार्टनर हु इज मेंटेनिंग द अकाउंट्स, वो सारी चीजें क्लियरली सारे पार्टनर्स के सामने रखे और उनके सामने फुल इंफॉर्मेशन गिवन हो. सो द पार्टनर शुड कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज. ये ध्यान रखना, टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, and later they should render to any partner or its legal representative full information of all the things affecting the firm. A partner must observe, ये देखो, utmost good faith in dealing with the other partners. तो चोरी चकापार नहीं करो आप यहाँ पे, जो आप करते हो नॉर्मली, आप करते हो मतलब नॉर्मली अगर आप करोगे एज अ पार्टनर तो यहाँ पर सेक्शन 6 को आप सेक्शन 9 को आप यहाँ पर वायलेट करोगे. सो अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से, बेसिकली आगे भी अपने को मिलेगा सीक्रेट प्रॉफिट्स वगैरह अगर कोई पार्टनर बनाता है तो इन दैट केस ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस दैट द फर्म हैज इनकर्ड, और उसको जितने भी सीक्रेट प्रॉफिट्स उसने बनाए हैं वो सब वो फर्म को लाकर देगा. ऑल पार्टनर्स आर बाउंड टू रेंडर अकाउंट्स ऑफ ईच अदर बट वेयर सम ऑफ द अकाउंट्स आर केप्ट बाय वन ऑफ देम. ये देखो ये वाला सिचुएशन था कि वेयर सम ऑफ द अकाउंट्स आर केप्ट by one of them, prima facie he would be the proper person to give full explanation and disclosure about them. बाकी जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब एक दूसरे को हिसाब देंगे कि भाई पैसे का क्या हुआ क्या नहीं था, एंड उस वक्त वो ट्रू एंड फेयर यहाँ पर रहेंगे. इट विल बी जस्ट एंड फेथफुल.
जैसे एक सिंपल हुआ, इन अ ट्रांजैक्शन बिटवीन पार्टनर्स फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ द शेयर इन द बिजनेस, इफ वन ऑफ देम, याद रखना ये एक आपका एग्जाम क्वेश्चन है, राइट, इफ वन ऑफ देम is better acquainted with the accounts by the other, it is his duty to disclose all the material facts. So suppose करो A, B, C ये तीनों पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स है, और ये अब D को एक नया पार्टनर बनाने वाले हैं, या आपस में ही अपना PSR को चेंज करने वाले हैं। यहाँ पर सपोज करो A जो है वो अकेले सारे अकाउंट्स को मैनेज करता है, तो डेफिनेटली B और C के कंपैरिजन में ए के पास ज्यादा नॉलेज होगा अकाउंट्स का, तो हो सकता है वो इस बात का फायदा उठा ले और अपने आप को कुछ अनफेयर गेन्स यहाँ पे दिलवा दे। सो सेक्शन 9 जो है वो इसको मना करता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। जब भी इस तरह से रहेगा, आपको जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन आप बी और सी के पास में रखोगे, एंड देन अकॉर्डिंगली जो भी डिसीजन होगा आप उसको वर्कआउट करोगे। देन इट इज द ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर एनी लॉस विच इज कॉज्ड बाय द फ्रॉड। तो अगर किसी पार्टनर ने फर्म के साथ फ्रॉड किया या किसी थर्ड पर्सन के साथ फ्रॉड किया जिसमें फर्म रिस्पॉन्सिबल हो गया, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बी ड्यूटी ऑफ दैट पार्टनर टू इंडेमनीफाई द फ्रॉड। तो देखो, एवरी पार्टनर शेल इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज्ड बाय his fraud in the conduct of the business of the firm, right? So the partner committing fraud in the conduct of the business of the firm must make good the losses sustained by the firm by his misconduct, and the amount so bought in the partnership should be divided between the partners, correct? ये आपका रहेगा। ये देखो, an act of the partner imputable to the firm or the principal of agency which is a fraud on his co-partners entitles the co-partners as between themselves to throw the whole of the consequences upon him। तो जिसने फ्रॉड किया उसको आप फ्रॉड के पास भेज दोगे, मतलब बेसिकली जिसने फ्रॉड किया आप उसको ही पूरा लाइबल बनाओगे, कलेक्टिवली एज अ फर्म आप लाइबल नहीं रहोगे। और ये उस पार्टनर का ड्यूटी होगा जिसने फ्रॉड किया कि वो यहां पर इन सबको इंडेमनीफाई करे। फिर आप देखिए, determination of the rights and duties of the partner by contract between the partners। Now this says that subject to the provisions of this act, the mutual rights and duties of the partners of a firm may be determined by the contract between the partners, and such contract can be express or it can be implied by a course of dealing। Now such contract can be again varied by the consent of all the partners। So basically क्या होगा, अगर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब जो आपका पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट है उसके किसी भी टर्म को अगर चेंज करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू टेक कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अगर आप कंपनी के केस में देखो, वहां पर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को देखो तो वो भी क्या है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स आर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर्स। तो अगर आपको उसको चेंज करना है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, एंड यू कैन चेंज द रूल्स और जो भी वहां पे टर्म्स रहेगा। बट एज फार एज अ पार्टनरशिप फर्म इज कंसर्न, यहाँ पर ऐसा नहीं कि मेजोरिटी विल प्रिवेल, कि 5 पार्टनर से 5 में से 4 अग्री कर रहे हैं तो चलो चेंज हो गया। सारे के सारे पार्टनर्स को यहाँ पर अग्री करना पड़ेगा, इनको हम बोलते हैं यूनानिमसली आपको रेजोल्यूशन पास करना होगा। तो यहाँ पर रेजोल्यूशन भी पास नहीं होता, यूनानिमसली अगर सब अग्री कर गए तो आपका काम हो जाएगा। एंड सच कंसेंट मे बी एक्सप्रेस और इट मे बी इम्प्लाइड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग। फर्दर अगर आप देखो, अग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और सिंपली ये क्या बोलता है दैट अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर कर गया और फिर बाद में वो वहां से एग्जिट कर रहा है तो वो सिचुएशन, और दूसरा अगर कोई पार्टनर है वो सेम कॉम्पिटिंग बिजनेस में एंटर कर रहा है पार्टनर रहते हुए, तो क्या होगा। तो आप देखो सेक्शन का लाइन किससे शुरू हो रहा है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इस लाइन का क्या मतलब हो गया कि सेक्शन 27 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसमें जो लिखा है उसको साइड में रखो,
अभी मैं जो बता रहा हूं उसको तुम मानो, ये वर्डिंग्स का मतलब होता है। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब यही होता है, वट एवर आई एम सेइंग इज गोइंग टू प्रिवेल। एंड व्हाट इज गोइंग टू प्रिवेल? That such contracts may provide that the partner shall not carry on any business other than that of the firm while he is the partner. तो अदरवाइज आप देखो, अगर आप किसी फर्म के पार्टनर हो तो अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड हो सकता है। कैसे हो सकता है? आप देखो, आप उसको बोल सकते हो कि भाई आप जिस बिजनेस में हो, पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस, सिर्फ इसी बिजनेस में रहोगे, आप कोई और बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर सकते। तो वो क्या बन गया आपका? अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड ना। बट अगर यहां पे पार्टनर्स खुद ही अग्री कर जाते, देन देर इज नो प्रॉब्लम। अगर पार्टनर्स खुद ही अग्री कर जाते एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द पार्टनरशिप, देन दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। उसको अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड तो होगा, बट वो वॉइड नहीं होगा, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हो जाता है। सो द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स दे कैन प्रोवाइड कि यहां पर जो ऑनगोइंग पार्टनर्स है, दे कैन नॉट कंटिन्यू विथ एनी अदर बिजनेस और दे कैन नॉट स्टार्ट विथ एनी अदर बिजनेस। अब ये देखो, सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर of a firm may be determined by the contract between the parties, and such contract can be expressed or it can be implied. And section 11 subsection 2, it clearly states that the contract between the partners may provide that the partner shall not carry on any business other than that of the partnership firm, right? फर्दर अगर आप देखो, द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, सो कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में आप देखो यहां क्या बता रहे हैं? एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, correct? Every partner is bound that he can attend the business in the conduct of the business, और वो diligently काम करेगा। diligently मतलब समझदारी के साथ अपने ड्यूटीज को निभाएगा। एंड अगर कोई डिफरेंसेस आ गए पार्टनर्स के बीच में, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा, वो यहां पर बताया हुआ है। तो देखो, एनी डिफरेंस अराइजिंग टू द ऑर्डिनरी मैटर कनेक्टेड विद द बिजनेस मे बी डिसाइडेड बाय द मेजोरिटी। अब देखो यहां पर भी वर्ड क्या यूज किया हुआ है? may be decided by the majority of the partners, and every partner shall have the right to express his opinion before the matter is decided, but no change may be made in the nature of the business without the consent of all partners. तो नॉर्मल बिजनेस डीलिंग में कि भाई इनके साथ ट्रेड करना है नहीं करना है, क्रेडिट देना है नहीं देना है, लोन लेना है नहीं लेना है, इस तरह से करके आपके नॉर्मल जो बिजनेस के डिफरेंस डिसीजंस हो सकते हैं, उन डिसीजंस के लिए आप क्या कर सकते हो? यू कैन, ऑब्वियसली बात है, अगर कुछ ज्यादा पार्टनर्स है, 8-10 पार्टनर्स है, तो जरूरी नहीं सब कोई एक जैसा सोचे, कोई अलग भी सोच सकता है। तो इन दैट केस आप डिसीजंस वैसे ले सकते हो कि मेजोरिटी पार्टनर्स जो बोलेंगे वो। बट अगर आप पार्टनरशिप के बिजनेस को ही चेंज कर रहे हो, उसके नेचर को चेंज कर रहे हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते। वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू टेक कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। जैसे कि हम एक नया बिजनेस शुरू कर दे क्या, तो आप खुद से ये काम डिसीजन नहीं ले सकते। आपको क्या करना होगा? यू विल हैव टू टेक दैट डिसीजन विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, एंड एवरी पार्टनर विल हैव अ राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इंस्पेक्ट देम। बट ऑब्वियस सा बात है, वो यहाँ पर सीक्रेसी मेंटेन करे। ऐसा नहीं हो पार्टनर जाके कॉम्पिटिंग पार्टनर को जाकर सारी बातें बता दे। तो ये देखो यहाँ पर इसके एनालिसिस में आपको इसका पूरा डिटेल मिलेगा। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म। This is because partnership business is a business of our partners, okay? And their management and powers are generally coextensive. तो सबके पास बराबर पावर रहता है। Now suppose this management power of a particular partner is interfered with and he has been wrongfully precluded from participating therein. अब ये देखो, wrongfully precluded from participating therein, तो क्या कोर्ट यहां पर इंटरफेयर कर सकता है?
तो इसका आंसर है यस, कर सकता है। अब देखो, कैन द कोर्ट इंटरफियर? आंसर इज यस, द कोर्ट कैन and the court will by the injunction or restrain the other partners from doing so. So A, B, C तीनों पार्टनर से ये दोनों मिलकर आपस में डिसीजन ले लेते और इसको बेचारे को आउट कर देते, डिसीजंस लेने नहीं देते, इसको पार्टिसिपेट करने नहीं देते। तो क्या सी कोर्ट में जा सकता है और बोल सकता है कि देखो मैं भी इक्वल पार्टनर हूं, मुझे मेरा शेयर नहीं मिलता या डिसीजन मेकिंग में मेरे को पार्टिसिपेट करने नहीं देते? तो यस, ही कैन गो एंड कोर्ट यहाँ पर फिर इस तरह से ऑर्डर भी दे देगा ए और बी को कि आपको सी को इंक्लूड करना जरूरी है। सो द कोर्ट कैन एंड विल बाय इंजंक्शन restrain the other partners from doing so. It may be noted that in this connection that a partner who has been wrongfully deprived of the right of the participation in the management has also other remedies, जैसे कि a suit for dissolution और a suit for accounts without seeking dissolution. So basically यहाँ पर वो ये बोल सकता है कि इस फॉर्म को आप डिसॉल्व करवा दो, या फिर अकाउंट्स, मुझे नहीं लगता कि ये लोग तमीज से काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ खिचड़ी कर रहे हैं, यहाँ पे खिचड़ी पका रहे हैं। आप इन लोग की अकाउंट्स वगैरह जो है वो प्रॉपरली मेरे को चेक करवाए, तो आपको कोर्ट ऐसा भी ऑर्डर दे सकता है आपके फेवर में। सो अकॉर्डिंगली वट एवर इट इज, यू विल गेट द ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट। सो द ओवरऑल क्वेश्चन इज कैन द कोर्ट इंटरफेयर? आंसर इज यस। ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है। So the above principle mentions provisions of the law will be applicable only if there is no contract to the contrary between the partners. अब इसका क्या मतलब है, सिंपली चेक करो। सपोज करो एबीसी ने जब पार्टनरशिप में एंटर किया, उस टाइम पर सी अग्री कर गया था कि देखो डे टू डे बिजनेस में मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, डे टू डे बिजनेस में ए और बी तुम पार्टिसिपेट करोगे। लेटर ऑन सी बोलता है कि मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा, तो उसको प्रिक्लूड किया जा सकता है और कोर्ट भी कुछ नहीं करेगा। So it is quite common to find a term in the partnership agreement which gives only limited power of the management to the partner, or a term that the management of the partnership will remain with one or more of the partners to the exclusion of the others. In such case, the court will normally not be unwilling to interpose with the management with such partner or partners unless it is clearly made out that something was done illegally. Until you can prove that कुछ illegally हो रहा है या कोई breach of trust है, अदरवाइज यहाँ पर सबके पास राइट रहेगा। देन राइट टू बी कंसल्टेड, सो कोई भी डिसीजन अगर आप लोगे तो यहाँ पर राइट टू बी कंसल्टेड है कि आप सबसे कंसल्ट करोगे, सबसे बात करोगे, वो बोलते हैं ना सलाह मशवरा, तो आप सबसे डिस्कस करोगे मैटर को एंड अकॉर्डिंगली यू आर गोइंग टू टेक द डिसीजन। सो वेयर एनी डिफरेंस अराइजेस बिटवीन द पार्टनर्स विथ रिगार्ड टू द बिजनेस ऑफ द फर्म, आप ये देखो, इट शैल बी डिटरमाइंड बाय द व्यूज ऑफ द majority ऑफ देम and every partner shall have the right to express his opinion before the matter is decided, but no change in the nature of the business of the firm can be made without the consent of all partners. करेक्ट, रूटीन मैटर्स में मेजोरिटी का काम कर सकता है, बट मेजर में ऐसा नहीं होगा until unless unanimous आपका रेजोल्यूशन पास होता है। ये देखो, इसको हम बोलते हैं यूनानिमस कंसेंट ऑफ द पार्टनर विल बी नीडेड अगर आप कुछ मेजर चेंज करोगे, और यू विल चेंज द नेचर ऑफ द फर्म, सो व्हाट इट विल बी अ यूनानिमस, एंड इट विल नॉट बी, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर राइट ऑफ एक्सेस ऑफ द बुक्स, सो एवरी पार्टनर वेदर active or sleeping is entitled to have access to any of the books of the firm and in take out the copy। देखो जो मैंने आपको बताया था साइज्ड बोनाफाइड, बोनाफाइड मतलब गुड फेथ जेन्युइन पर्पस। ओके, हर्षद ने बोला आवाज अटक रहा है, दैट कुड बी नेटवर्क, बारिश हो रही है।
it could happen. Oh, it should not happen because here the network speed is 8 Mbps. प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैं अपलोड स्पीड का बात कर रहा हूँ. क्या अभी भी वॉइस क्रैक हो रहा है? थर्ड पॉइंट रिपीट करो. श्योर. ऑल राइट. बाय द वे, बीच में जो वॉइस बंद हो जाता है वो बंद नहीं होता. इफ आई गेट अ कफ तो मैं उसको ऑफ कर देता हूँ माइक को. सो इट्स नॉट दैट वो वॉइस बंद हो जाता है. जब वो वॉइस बंद हो रहा है, जैसे अगर आपको ध्यान हो, मैंने जब ये टॉपिक को ये हेडिंग को पढ़ा तो मैं एक बार चुप हो गया था. बिकॉज राइट, सो इफ आई एम साइलेंट दैट डजंट मीन कि वॉइस क्रैक हो रहा है. एनीवे, लेट्स चेक दिस. थर्ड पॉइंट में, हाँ, तो वो बीच बीच में वॉइस बंद हो जाएगा. आई थिंक आपको एक इस तरह से आवाज आएगा. देखो, इफ आई शट द माइक, अब देखो आपको एक टिक वॉइस आया होगा जब ये बंद किया था मैंने माइक को. एनीवे, अच्छा, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम. इट हैपेंस. नेटवर्क बड़ी बेवफा है. करेक्ट. सो कभी आए कभी जाए, कभी क्यों कभी वाई. राइट. सर, बीच बीच में आवाज बंद हो जाता है एंड देन सडनली आप बहुत फास्ट बोलते हो. ओके. ओके, नॉट अ प्रॉब्लम यश. वो आवाज तो मैंने आपको बताया ना क्यों बंद होता है. बिकॉज इफ आई हैव टू कफ, आई जस्ट म्यूट द माइक. उस वक्त आपके माइक को मैं म्यूट कर देता हूं, अपने माइक को, तो आपको वॉइस नहीं आता. राइट. एनीवे, आप चेक करो ये वाला पॉइंट, राइट टू एक्सेस ऑफ द बुक्स. तो इसका क्या मतलब होता है? देखो, अगर आप चेक करो किसी भी पार्टनर का, तो हर पार्टनर का राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर सके, एक्सेस कर सके. जो भी पार्टनर है, वो चाहे स्लीपिंग पार्टनर हो, एक्टिव पार्टनर हो, डोरमेंट पार्टनर हो, वो यहां पर क्या करेगा, बिजनेस में जो भी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको इंस्पेक्ट करने का, उसको एक्सेस करने का, उसका कॉपीज लेने का उसको पूरा राइट है. एवरी पार्टनर विल हैव दैट राइट. बट ये जो राइट है, ये बोनाफाइड होना चाहिए. आप जब यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर रहे हो तो वो गुड फेथ में होना चाहिए, जेन्युइन पर्पस के लिए, कि आप उसको इंस्पेक्शन करना चाहते हो अपने नॉलेज के लिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लो और फिर उसका कुछ यू नो इलेजिटिमेट यूज करो, कि आप ले जाकर अपने कॉम्पिटिटर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखा दो अपने फर्म के. करेक्ट. ए बी सी तीनों पार्टनर से सी को वो पार्टिसिपेट नहीं करने देते मैनेजमेंट में, तो बोलता है रुक दे, कभी मैं मजा चखाता हूँ, और वो ले जाकर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके कॉम्पिटिटर को ले जाकर दे देता है और बोलता है देखो ये इनका हालत है, ये इनके सप्लायर से. सो इन दैट केस दैट इज नॉट बोनाफाइड, उसको हम बोलते हैं मालाफाइड. बोनाफाइड का ऑपोजिट होता है मालाफाइड, विथ बैड इंटेंशन. यहाँ आपका बैड इंटेंशन नहीं होना चाहिए. गुड फेथ, जेन्युइन पर्पस, गुड इंटेंशन. आप बताओ, ये क्लियर हुआ आपको? ओके. फिर आप देखो म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटी. तो यहां पर क्या बताया हुआ है, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स. आप ये देखो, अगेन स्टार्टिंग वर्ड क्या है, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स. तो पार्टनर्स के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो कुछ और बात है, अदरवाइज आप देखो, अ पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू receive remuneration for taking part in the conduct of the business. Then a partner is not entitled to share equally the profits which is earned, and he shall contribute equally to the losses which is sustained by the firm. Correct. Then where a partner is entitled to interest on capital subscribed by him, interest shall be payable only out of the profits. ये सब देखो आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा हुआ है, सेम पॉइंट. राइट और रॉन्ग? ये सब आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा हुआ है. दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी पे किया जाता है अगर प्रॉफिट्स हो, अगर लॉसेस हो गए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा. और आप देखो, इसीलिए आप चेक करो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, राइट, इंटरेस्ट ऑन लोन हो, लोन ऑफ द पार्टनर, या फिर आपको सैलरी पे करना हो टू द पार्टनर, एवरीथिंग इज डन
in P&L appropriation account. Yes or no? अगर आपने नोटिस किया हो, एवरीथिंग इज डन इन P&L appropriation account एंड इट इज नॉट डन इन P&L अकाउंट. आप मुझे बताओ, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी टू पार्टनर, इसको P&L अकाउंट में क्यों नहीं डालते? व्हाट इज ट्रांसफर टू P&L appropriation account? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल of the partner, interest on loan of the partner, then salary to the partner, ये हाँ, this is not a charge against profit, this is appropriation profit. और इसीलिए इनको हम P&L अप्रोप्रिएशन में देते हैं. हाँ, करेक्ट रौनक, जो आपने बोला कि ये एक्सपेंस नहीं है. एक्सपेंस नहीं है का क्या मतलब है? एक्सपेंस इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. These are not charge against the profit, these are appropriation of profit, and that is the reason we transfer it to P&L appropriation account. If there is no profit, no salary will be paid to the partner, no loan, interest on loan will be paid. Correct? हाँ, however interest on loan फिर भी वहां पर चार्ज किया जाएगा, बट सैलरी पे नहीं किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा. So that's what is given here. Then a partner making for the purpose of the business any payment or advance which is made. तो बेसिकली ये पार्टनर लोन का बात कर रहा है. पार्टनर लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल सकता है. ही इज एंटाइटल्ड टू द इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम. 6% पर एनम का इंटरेस्ट आपको यहां पर मिल जाएगा. देन पॉइंट नंबर ई क्या बोलता है कि अगर कोई फर्म में खर्चा हुआ जो कि किसने किया? पार्टनर ने किया. तो इन दैट केस अगर वो खर्चा है जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में पार्टनर ने किया, या फिर कोई इमरजेंसी में पार्टनर ने वो खर्चा किया, इन दैट केस इट इज द ड्यूटी ऑफ द फर्म टू इंडेमनीफाई द पार्टनर. इंडेमनीफाई द पार्टनर का मतलब वो ये लॉसेस को और जो भी उसका खर्चा हुआ है उसको फर्म पे कर देगा टू द पार्टनर. राइट? ए बी सी तीनों पार्टनर्स थे. ए ने कुछ एक्सपेंसेस थे जो फर्म के बिहाफ में किया, वो हो सकता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो, या कोई ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन आ गया और उसने पेमेंट कर दिया. तो हियर इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फर्म टू कॉम्पनसेट द पार्टनर. ओके, देन अ पार्टनर शैल इंडेमनीफाई द फर्म. सेम वे अगर किसी पार्टनर के विलफुल निग्लेक्ट की वजह से फर्म को कोई नुकसान हुआ, तो यहां पर वो पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वो फर्म को बेसिकली कॉम्पनसेट करे जो भी लॉस हुआ है उसके लिए. राइट? आप देखो remuneration. So technically no partner is entitlement हो गया. In that case a partner may say that मैं यहाँ पर एक्टिव पार्टनर हूं, मैं ज्यादा काम कर रहा हूं, तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए? सैलरी चाहिए. तो अगर अग्रीमेंट में कुछ ऐसा है तो आप पार्टनर को सैलरी दे सकते हो, लेकिन अगर अग्रीमेंट में नहीं है तो ऑर्डिनरीली एक पार्टनर सैलरी डिमांड नहीं कर सकता. सो नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्यूनरेशन इन एडिशन टू हिज. आप ये देखो, नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी रेम्यूनरेशन in addition to his share in the profits of the firm for taking part in the business of the firm. But this rule can always be varied by an express agreement or by the course of dealing. Correct? In that event, the partner will be entitled to the remuneration as well. अब यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है? A partner can claim remuneration even in the absence of the contract when such remuneration is payable under the continued usage of the firm. Or in other words, it is customary to pay remuneration to the partner for conducting the business. In that case, या तो उनका agreement हो, या फिर it is the customary कि आप अपने partners को remuneration pay करते हो. Otherwise, a partner will not be entitled to ask for any remuneration. आप बताओ, is this clear? फिर देखिए, आपके पास आता है right to share the profits. तो profit sharing ratio आप प्री डिसाइड करके रखो तो अकॉर्डिंगली आपका चलेगा. लेकिन अगर आपने प्री डिसाइड करके नहीं रखा, इन दैट केस दे विल बी शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली. जिस रेशियो में प्रॉफिट हुआ उसी रेशियो में आपके लॉसेस को भी शेयर किया जाएगा.
यहां पर एक एक्सप्लेनेशन और आपके पास आ जाता है कि कई बार लोग सोचते हैं जिसने जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया उस हिसाब से हम प्रॉफिट एंड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो द आंसर इज नो, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन the proportion in which the partners share the profit and the proportion in which they have contributed the capital in the firm. जो एक्सेस कैपिटल आपने लगाया मोर देन व्हाट इट वाज डिसाइडेड, उसको पार्टनर लोन की तरह ट्रीट किया जाएगा और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिल जाएगा 6% पर एनम का। बट ऐसा नहीं है कि किसी ने कैपिटल ज्यादा लगाया तो उसका पीएसआर भी ज्यादा हो। सो कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो and the profit sharing ratio, those are two different things. It is possible one partner may contribute lot of capital, the other partner may capital all the effort, contribute all the efforts. A और B, A बोलता है मेरे पास पैसा बहुत है, B बोलता है मेरे पास दिमाग बहुत है। तो A बोलता है ठीक है मैं पैसा लगाता हूँ, B बोलता है मैं दिमाग लगाता हूँ, और जो भी प्रॉफिट्स आएगा वो हम इक्वली शेयर करेंगे। तो कैपिटल का और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई कनेक्शन नहीं है, राइट? हो सकता है बट प्राइमरीली अगर आप देखो तो वहां पर कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। और अगर आपने कोई पीएसआर डिसाइड करके नहीं रखा, इन दैट केस योर प्रॉफिट शेयरिंग विल बी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल। तो इक्वल इक्वल आप प्रॉफिट्स यहां पर शेयर करोगे। नेक्स्ट आपके पास है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप ये देखो, द फॉलोइंग एलिमेंट्स मस्ट बी देयर बिफोर अ पार्टनर कैन बी एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन मनीज which is bought by him in the partnership business. क्या क्या? An express agreement to that effect or practice of a particular partnership or any trade custom to that effect or a statutory provision which entitles them to the interest. So अगर express agreement है तो आप वहां पर interest on capital दे सकते हो, या फिर अगेन जैसे सैलरी का था, रेम्यूनरेशन का था कि इट इज ट्रेडिशनली हम अभी तक इंटरेस्ट बेसिकली ट्रेडिशनली अभी तक हम सैलरी दे रहे थे, बिल्कुल वैसे ही हम इंटरेस्ट भी पे कर रहे थे, तो आ सकता है यहाँ पर। अदरवाइज यहाँ पे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे करोगे, राइट? बट इंटरेस्ट ऑन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन लोन, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है, जो भी अमाउंट आपने दिया एडवांसेस को या लोन को, और 6% पर एनम का इंटरेस्ट यहाँ पर चार्ज हो जाएगा। सो व्हाइल द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ceases to run on dissolution, the interest on advances keep running even after the dissolution and up to the date of payment, right? देन राइट टू बी इंडेमनिफाइड, ये मैंने आपको बताया, कोई भी एक्सपेंस वगैरह अगर पार्टनर ने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में या फिर कोई इमरजेंसी में इनकर किया तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फर्म टू कॉम्पनसेट दैट पार्टनर। एंड अगर फर्म के मतलब पार्टनर के किसी गलती की वजह से, उसके नेग्लिजेंस की वजह से अगर कोई नुकसान हुआ फर्म को, तो इन दैट केस ये उसकी ड्यूटी है कि वो फर्म को यहाँ पर कॉम्पनसेट करे। आप बताओ यहां तक क्लियर है? इज दिस क्लियर? ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। चलिए फिर आगे देखते हैं हम यहाँ पे पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। ये इजी लग रहा है आपको? ये काफी हद तक आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो पढ़ा हुआ ही है सर, क्या मतलब, ये तो बोर कर रहे हो। रिपीटेड आप अकाउंट्स में जब पढ़ते हो तो यही सब आपने पढ़ा हुआ है, करेक्ट? यस और नो? क्योंकि अकाउंट्स में भी जब आप पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ते हो तो बेसिक रूल्स तो आपको समझना ही होते हैं, उसी के बाद में आप पार्टनरशिप अकाउंट्स को स्टार्ट करते हो। सेम गोज हियर एज वेल। अब आप देखिए द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, तो आप चेक करो, subject to the contract between the partners, the property of the firm includes what? It includes all property and the rights therein in the property originally brought into the stock of the firm or acquired by purchase or otherwise for the firm or for the purpose of in the ordinary course of business and includes the goodwill of the business। तो ये सारा क्या बन जाता है? ये सारा बन जाता है आपका प्रॉपर्टी of the firm. Now, unless the contrary intention appears, the property rights and interest in the property acquired with money belonging to the firm are deemed to have acquired for the firm. तो फर्म के पैसे से जो भी सामान खरीदा गया है वो किसका है? दैट इज फर्म का ही है, until unless contrary intention appears। अगर सपोज करो पार्टनर ने अपने पर्सनल कैपेसिटी में उस चीज को खरीदा और उसके लिए फर्म का थोड़ा पैसा लिया और बाद में बोला कि मेरे प्रॉफिट्स में से आप उसको एडजस्ट कर देना,
हालांकि ये जो गाड़ी है ये फॉर्म के लिए भी यूज हो जाएगा, तो बात अलग है। अदरवाइज फॉर्म के पैसे से जो भी खरीदा गया है वो किसका होगा, वो फॉर्म को ही बिलोंग करेगा। तो आप देखो, द एक्सप्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इज रेफर टू एज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। और उसमें क्या क्या आ जाता है, पार्टनरशिप एसेट, जॉइंट स्टॉक, कॉमन स्टॉक, जॉइंट एस्टेट, ये सब क्या डिनोट करते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, जिसमें क्या क्या आ जाएगा, all the property rights interest to which the firm and that all the partners are collectively may entitled to. So the property which is deemed as belonging to the firm in the absence of any agreement between the partners showing contrary intention is comprised of the following. तो ये तीनों चीजें वापस से आ गई, राइट। जो भी पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूट किया, वो जो फर्म ने खरीदा वो, और गुडविल ऑफ द फर्म। Now the determination of the question whether a particular property is or is not the property of the firm, it depends upon the real intention or the agreement of the partners, right? The mere fact that the property of a partner is used, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप ध्यान रखना। द मियर फैक्ट, ये वाले पॉइंट को, द मियर फैक्ट दैट द प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनर, ध्यान रखना फर्म का बात नहीं कर रहा है, पार्टनर का पर्सनल प्रॉपर्टी is being used for the purpose of the firm shall not by itself make it as the partnership property unless it is intended to be treated as such। आप ऐसे एग्जांपल लो, ए बी सी डी, चार पार्टनर्स, ए के पास एक गाड़ी है जो कि फर्म के लिए, ए की खुद की गाड़ी है, जो ए क्या कर देता है, बेसिकली फर्म को दे देता है कि भाई आपको अगर डिलीवरी वगैरह करना है कहीं पर तो मेरी गाड़ी ले लो, हम एक नई गाड़ी नहीं खरीदते अभी। आपको आया समझ में, ए बी सी डी चार जने हैं, लेट्स से कोरियर का काम है, डी कोरियर डिलीवर करने के लिए जाता है, ठीक है। अब ए बी सी डी चारों ऑफिस में बैठते हैं और वो बोलते हैं हम एक नई गाड़ी खरीदेंगे जिसमें हम कोरियर को डिलीवर करने के लिए जाएंगे। ए बोलता है हमने अभी अभी बिजनेस को शुरू किया है, नई गाड़ी क्यों लेते हैं, हम एक काम करते हैं, मेरे पास जो मेरी गाड़ी है उसी गाड़ी में मैं ऑफिस तो आऊंगा ही सुबह, तो डी तुम एक काम करना, दिन भर में वो गाड़ी यहाँ पार्किंग लॉट में खड़ी रहेगी, इससे अच्छा तुम उसी गाड़ी को यूज कर लेना और जो भी कोरियर को डिलीवर करके आना उसको डिलीवर करके वापस शाम को ले आना, और शाम को मैं घर चला जाऊंगा। अब बताओ ये समझ में आया। नाउ इन दैट केस विल यू से दैट जस्ट बिकॉज दिस कार वाज यूज्ड टू डिलीवर द कोरियर्स और टू इट वाज यूज्ड फॉर द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप, दिस मींस ये तो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है, this is not the personal property of the partner? Answer is no. Answer is no. It will be treated still as the property of the partner. हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि ए क्या बोले कि देखो मैं एक काम करता हूं, मैं पैसे कंट्रीब्यूट नहीं करता क्योंकि मैं आपको पैसे दूंगा तो आप गाड़ी खरीदोगे, इससे अच्छा मेरी गाड़ी है, मैं काम करता हूँ ये फॉर्म को कंट्रीब्यूट कर देता हूँ इंस्टेड ऑफ कंट्रीब्यूटिंग मनी। तो ये गाड़ी 1 लाख रुपए का है, आप सभी 1-1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट कर रहे हो, मैं 1 लाख रुपया कैश में कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा, मैं अपनी गाड़ी फॉर्म को दे दूंगा। नाउ इन दैट केस दिस बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। अब बताओ इज दिस क्लियर। सेम चीज यहाँ पे बता, सो द पार्टनर्स मे बाय अग्रीमेंट एट एनी टाइम कन्वर्ट द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टनर और द पार्टनर्स into the firm, right? Or the separate property of the partner, देखो the separate property of the partner into the partnership property, it can be converted, but by default जब तक वो conversion नहीं होता तो prima facie या by default आप नहीं बोल सकते it is the property of the firm। फिर आप देखो यहाँ पर आपके पास आता है गुडविल, करेक्ट। तो आप देखो गुडविल सेक्शन 14 स्पेसिफिकली लेज डाउन दैट द गुडविल ऑफ द बिजनेस इज सब्जेक्ट टू द contract between the partners and is to be regarded as the property of the firm। बट यहां पर गुडविल को डिफाइन नहीं किया गया है। गुडविल बेसिकली क्या होता है, इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द फर्म, सिंपल, इट इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द फर्म और द बिजनेस हाउस इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट्स व्हिच इज टू बी एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। इसीलिए आप देखो जब आप गुडविल निकालते हो तो गुडविल में आप क्या करते हो, एफएमपी कैलकुलेट करते हो ना, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, या आप देखो आप एवरेज प्रॉफिट्स निकालते हो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, यही प्रॉफिट्स को आप कैलकुलेट करते हो। व्हाई, बिकॉज गुडविल इज व्हाट, इट इज जस्ट रिलेटेड टू द फ्यूचर बेनिफिट्स, राइट। तो यहाँ पर वही आया अबव द नॉर्मल लेवल्स, और सुपर प्रॉफिट ये बात कर रहा है सुपर प्रॉफिट का, यहाँ पर जो गुडविल वो बात कर रहा है ये बात कर रहा है सुपर प्रॉफिट के लिए। एंड सुपर प्रॉफिट क्या होता है, फर्म का प्रॉफिट
माइनस द इंडस्ट्री का प्रॉफिट या द एवरेज प्रॉफिट, है कि नहीं, वो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट हो जाता है। सो दैट्स व्हाट इज बीइंग गिवन हियर। तो गुडविल उससे निकल के आता है। फिर आप उसमें मल्टीप्लाई करते हो नंबर ऑफ ईयर परचेज, या फिर आप उसको कैपिटलाइज करते हो, सो अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेट होगा। सो देखो, when a partnership firm is dissolved, every partner will have a right, and in the absence of an agreement to the contrary, to have the goodwill of the business sold for the benefits of the partners. तो बेसिकली जब फर्म डिसॉल्व होगा, तो ये जो फर्म का नाम है, जो इसका गुडविल है, इस गुडविल को क्या कर दिया जाएगा, दिस गुडविल विल बी सोल्ड, जिससे कि क्या हो सके, पैसा रियलाइज हो। तो आप गुडविल बेचना क्यों चाहोगे? गुडविल बेचने का एक ही कारण होगा, सो दैट यू कैन रियलाइज मनी, profit, and that profit can be distributed, or the money can be distributed to the partners. Now goodwill, as a part of the property of the firm, it can be sold separately along with the other properties of the firm, correct? And any partner may, upon the sale of goodwill, make arrangement with the buyer that such partner will not carry on the similar business to that of the firm which was specified. So basically आपका सिंपल सा पॉइंट है कि आप गुडविल किसी को अगर बेच रहे हो तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आप लगा सकते हो। रिमेंबर मैकडॉनल्ड्स वाला एग्जांपल, अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में मैंने मैकडॉनल्ड्स से उसका गुडविल खरीद लिया, और मैकडॉनल्ड वाला मेरे सामने ही एक नई दुकान खोल लेता है बर्गर बेचने के लिए, राइट? सो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो वहां पर मैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस डाल सकता हूँ, एंड दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वॉइड। सो यही दिया हुआ है, सच अग्रीमेंट विल बी वैलिड इवन इफ द restrictions, if the basically if the restrictions imposed are what, they are reasonable. Now the property of the partner, so where the property is excluded belonging to a person, it does not become a property of the partnership merely because it is used for the partnership, is the business of the partnership. Such property will become the property of the partnership if there is a agreement. तो ये हमने ऑलरेडी देखा था, एक ही पर्सनल गड़ी, ओके? वही एग्जांपल हो ना, सोडी कई बार अपनी जीप में गोकुलधाम वालों को बाहर छोड़ देता है या काम से निकल जाता है, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है आत्माराम तुकाराम भिड़े आकर बोले ये सोसाइटी की गाड़ी है। आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नो। तो वही सेम लॉजिक यहाँ पर लग जाएगा। आई थिंक नाउ यू विल रिमेंबर दिस, दैट द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर which is used for the business by default does not become the property of the business until unless it is actually converted to the property of the business, right? Now application of the property of the firm, इसका क्या मतलब है कि अगर आप कोई बिजनेस फर्म की प्रॉपर्टी को देखो, पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी को देखो, तो उस प्रॉपर्टी का क्या यूज होगा, क्या करोगे आप उस प्रॉपर्टी का, उसको यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है सेक्शन 15 में। तो ऑब्वियस सा बात है, जो भी पार्टनर्स का, पार्टनरशिप फर्म का जो भी प्रॉपर्टी होगा, आप ये देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, दिस विल बी हेल्ड एंड यूज्ड by the partners exclusively for the purpose of the business only. बिजनेस पर्पस के लिए ये यूज होगा, बाकी और किसी पर्पस के लिए यूज नहीं होगा, करेक्ट? एक्सक्लूसिवली यहाँ पर, राइट? हर पार्टनर उसको यूज कर सकता है, लेकिन अगेन इट विल बी एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ओके? अब बताओ, यहां तक क्लियर हुआ आपको? यहां तक क्लियर हुआ आपको? ओके, देन लेट्स गो अहेड, और यहां पर देखो, पर्सनल प्रॉफिट्स विच इज अर्नड बाय द पार्टनर्स, राइट? अब देखो, अगर किसी ने कोई पर्सनल प्रॉफिट अर्न किया, तो वो फर्म का प्रॉफिट बन जाएगा। अब सिंपल एग्जांपल देखो, मैं आपको ऐसे एग्जांपल देता हूं, आप ऐसे देखो, फाइनली साक्षी का नाम आ गया हमारी केस स्टडी। सो वी हैव साक्षी, एंड वी हैव रुद्री, एंड वी हैव समीक्षा। ये तीनों पार्टनर्स हैं, ठीक है? अब ये तीनों क्या करते हैं, ये तीनों मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करते हैं, दे आर मैन्युफैक्चरर्स, ओके? अब ये जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इनको किसी से रॉ मटेरियल खरीदना होता है। तो साक्षी ने बोला मैं रॉ मटेरियल अरेंज करती हूँ फर्म के लिए। साक्षी गई किसके पास? ऋतिक के पास। ऋतिक एज अ रॉ मटेरियल सप्लायर, साक्षी गई ऋतिक के पास और उसको क्या बोला कि एक काम करो, तू रॉ मटेरियल सप्लाई कर, रॉ मटेरियल का चार्जेस कितना,
तो ऋतिक ने बोला रॉ मटेरियल का प्राइस है फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज पर केजी। साक्षी बोले ठीक है, तो 60 रुपीज पर केजी चार्ज कर, और ये जो 10 रुपीज पर केजी एक्स्ट्रा आ रहा है इसको मेरे को दे देना, तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट तेरे को दूं। नहीं तो मैं किसी और के पास जाऊंगा, नहीं तो केवल है जो मेरे को ये प्रोडक्ट या इसी सेम ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। 50, कैन शी एंटर इनटू दिस काइंड ऑफ अग्रीमेंट? आंसर इज यस। बट अगर उन्होंने किया तो आप मुझे बताओ, क्या जो गुड फेथ में पार्टनरशिप बिजनेस को चलाना था, क्या आपने गुड फेथ में पार्टनरशिप बिजनेस को चलाया? आंसर इज नो। साक्षी इज टेक्निकली मेकिंग अ सीक्रेट प्रॉफिट ऑफ 10 रुपीज, यस और नो? शी इज मेकिंग अ सीक्रेट प्रॉफिट ऑफ 10 रुपीज। जब तक पता नहीं चला कोई प्रॉब्लम नहीं। जब रुद्री एंड समीक्षा इन दोनों को पता चलेगा कि साक्षी इस तरह से 10 रुपए का सीक्रेट प्रॉफिट अर्न कर रही है, साक्षी कैन बी कंपेल्ड to give the entire profit which she has earned back to the firm. And not just this, हो सकता है साक्षी को यहाँ पर expulsion भी कर दिया जाए। So that's what is being given. Right, अब ये देखो, if a partner derives any profit for himself from any transaction of the firm or from the use of the property or the business connection of the firm or the firm name, he shall account, ये दिख रहा है आपको, he shall account for that property and pay it to the firm, ये आपको फर्म को पे करना पड़ेगा। या फिर a partner carries on any business of the same nature as and competing with that of the firm, he shall account for and pay to the firm all the profits which is made by him in that business, right? तो आप competing business में भी नहीं रहोगे और आप सीक्रेट प्रॉफिट भी अर्न नहीं करोगे। अगर आपने सीक्रेट प्रॉफिट को अर्न किया, मीटिंग बिजनेस में एंटर कर गए, इन दैट केस वो पूरा अग्रीमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, void, एंड यू विल बी लायबल टू पे द प्रॉफिट। दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अटक है। आई seems to be good from my end. गाइस आई थिंक मेरे साइड से इंटरनेट चला गया है। फ्रॉम माय साइड द इंटरनेट हैज गॉन। तो ये तो मैं फोन से कनेक्ट करके आपको बोल रहा हूँ। थिंक द इंटरनेट हैज गॉन, क्योंकि मेरा डेस्कटॉप हैंग हो गया है। अभी बरोबर आ रहा है बिकॉज अभी मैं फोन से बोल रहा हूँ। ओके, गिव मी 1 minute, लेट मी चेक।
Can you see this? Can you see the screen? Okay, but I am not sure whether this is getting recorded or not. मतलब मैं जो बोल रहा हूँ अभी voice, is this getting recorded or not? Okay. चलिए, तो अभी जो हमने डिस्कस किया, क्या आपको वो एग्जाम्पल समझ में आया था जो मैंने दिया था आपको? द एग्जाम्पल विच आई हैड गिवन, वो आपको समझा था? सो सेम थिंग आप यहाँ पे देखो, इफ अ पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ और फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म or uses the property or the business connection of the firm or the firm name, he shall account for that profit and pay it to the firm. या फिर the partner continues in any business of the same nature competing with that of the firm, he will account for and pay all the profits which is made by him in that business, और वो firm का profit हो जाएगा. Correct? तो आप ये देखो, A B C D established partnership business for refining sugar. A, who was himself wholesaler grocer, was entrusted with the work of selection and purchase of the sugar. As a wholesaler grocer, A was well aware of the variations in the sugar market. तो basically उसने क्या किया, उसने ऑलरेडी परचेज करके अपने गोडाउन में शुगर को रख दिया सस्ते भाव में, और जब जब जैसे जरूरत हुई वो वैसे वैसे फर्म को सप्लाई करता गया और उसके लिए चार्ज करता रहा. इन दैट केस, अगर बाकी पार्टनर्स को पता चल गया तो आप ये देखो, इट वाज हेल्ड दैट ए वाज बाउंड टू अकाउंट टू द फर्म फॉर ऑल द प्रॉफिट्स व्हिच इज मेड बाय हिम, एंड दिस रूल इज अगेन सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स. ओके, फिर आप देखो, वेयर अ पार्टनर carries on in the competing business, he must account for that and pay all the profits which is made in that business. तो सेम अगर आप competing business में चले गए तो आपको यहाँ पर जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको अपने फर्म को देना पड़ेगा. ओके, फिर देखिए ये आपके पास आता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर आफ्टर अ चेंज इन द फर्म. तो आप देखो, बिफोर गोइंग ऑन द राइट्स एंड ड्यूटीज वी मस्ट नो कि यहाँ पर चेंज इन द फर्म कब होगा. तो आप देखो, जब भी कोई पार्टनर का एडमिशन होता है तभी. दूसरा, when some partner goes out, that is by the death or retirement, or when the partnership carries on the business other than of the business which was originally formed. Guys, I will wrap up the lecture because there will be a problem अगर मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा तो, क्योंकि there is a buffer, time buffer between what I am speaking and what is getting reflected on the screen. तो ये recording में तकलीफ करेगा फिर आपको. Is it fine अगर आज के लेक्चर का रिकॉर्डिंग नहीं मिले तो? You guys want the recording? ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, यहां से हम थर्सडे को कंटिन्यू करते हैं. थर्सडे विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर. ओके, so that's it for today's lecture. Then take care. Bye bye.